हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नोकरेक नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तुंगभद्रा रिवर को लेकर के। तो तुंगभद्रा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, आप सभी को पता है इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है उसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर टू इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हैं, जिसमें वेस्टर्न पार्ट पर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न पार्ट पर ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से कर्नाटका स्टेट में टू इम्पोर्टेंट स्ट्रीम का ओरिजिन होता है। और टू इम्पोर्टेंट स्ट्रीम का नेम है तुंगा एंड भद्रा। तुंगा एंड भद्रा जो है वो कुछ टाइम के बाद में, मतलब कुछ एरिया को कवर करते हुए दोनों फ्लो होती हैं, फिर आपस में उन दोनों का कन्फ्लुएंस होता है। और उसके बाद में तुंगा एंड भद्रा को फिर इनका जो सबमर्जेंस पॉइंट होता है उसके बाद में तुंगभद्रा रिवर के नाम से इन दोनों को जानते हैं। तुंगभद्रा रिवर जो है वो कर्नाटका, जहाँ पर तुंगा और भद्रा दोनों स्ट्रीम का मर्ज होता है, उस एरिया जो है वो कर्नाटका का कुदली एरिया है। ओके, उसके बाद में तुंगभद्रा फ्लो होती हुई कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसमें फ्लो होती हुई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए फ्लो होती है और लास्ट में कृष्णा रिवर में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। मींस तुंगभद्रा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है इन्फ्लेशन को लेकर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में अदर इश्यूज, जिसमें कोविड है, रशिया यूक्रेन जो वॉर है वो भी इश्यूज है, इन सभी पॉइंट्स की वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर चली गई है। आप सभी को पता है कि हमने ये डिसाइड कर रखा है कि ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं +-4 जो है ये हमने डिसाइड कर रखा है कि या मिनिमम जो है डिफ्लेशन जब रेट जाएगी तो 2% और मैक्सिमम अगर जाएगी तो 6%। इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी और इससे ज़्यादा डिफ्लेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एक रेंज हमने फिक्स कर रखी है। ओके, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में हम रेगुलर देखें तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% को भी इंक्रीज़ कर रही है। 6% से भी ज़्यादा हाई लेवल पर हमें जो है वो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में देखने को मिल रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वेडनेसडे को ये डिसीजन लिया है कि हम जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज़ करेंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके। ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ डाटा दे रखे हैं, वो हर क्वार्टरली बेसिस पर या हर मंथली बेसिस पर चेंज होते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2-3 टर्म, जिसमें एक है इन्फ्लेशन और एक है रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो इन्फ्लेशन को हम समझ लेते हैं और रेपो रेट को समझ लेते हैं। रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को मनी देता है। ओके, तो जब रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई वो बैंक्स के ऊपर ज़्यादा लगाएगा, तो बैंक जब उस मनी को अपने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको देंगे तो वो भी रेट ज़्यादा लगाएंगे। और जब रेट ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी तो लोग जो है वो कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो लोगों के पास में मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी। मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो वो मार्केट में थोड़ा खर्चा कम करेंगे और खर्चा जब कम करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट को हम क्या कर पाएंगे, कर्व कर पाएंगे। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखे थे, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्फ्लेशन को लेकर के था कि अगर आपको इन्फ्लेशन को, आरबीआई को इन्फ्लेशन को अगर कर्व करना है तो उसे मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। तो ये गलत था। अगर उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता, वो ऑप्शन अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होती इकोनॉमी को लेकर के तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता था और उसको एलिमिनेट करने से वो क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो सकता था। तो ओके, तो इस तरीके से देखो, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का या तो आपने पेपर दिया होगा और नहीं दिया है तो आपने व्यू किया होगा। इससे एक बात पता चलती है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। करंट में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में किसी भी सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नॉलेज प्लस में करंट अफेयर्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट किया गया तो
वो जो एग्ज़ाम है, वो जो क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप इजीली राइट कर सकते हो। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया रेपो रेट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हों। ओके, देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। मान लो आप मार्केट में 1 kg ऑनियन है और 1 kg ऑनियन का प्राइस जो है वो 100 kg है, 100 रुपीज़ पर kg है। ओके, अब लोगों के पास में मनी सप्लाई बढ़ रही है। मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास में बहुत पैसा है, लेकिन जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। या तो आप प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दो, तब भी आपका 100 kg 100 रुपये बना रहेगा 1 किलो का। 1 किलो प्याज की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ बना रहेगा। या तो आप प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दो, लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई आप बढ़ा नहीं पाओगे क्योंकि आपके यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है। अब प्रोडक्शन लिमिटेड है, अदर कंट्रीज से भले ही आप इम्पोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आप बहुत सारे टैक्सेस देखो और बहुत सारी चीज़ें जब उसमें इन्वॉल्व होंगी तो प्राइजेस तो इनडायरेक्टली इंक्रीज होंगे ही। ओके, तो सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, लेकिन लोगों के पास में मनी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को ऑनियन तो लेने हैं, ऑनियन लेंगे तो लोग क्या करेंगे? जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो उसका ज़्यादा पैसा देगा, मतलब ऑनियन के जो प्राइजेस है वो 1000 रुपीज़ पर kg तक चले जाएंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? लोगों के पास में जो मनी है वो उसको कम किया जाए, लोगों के पास में मनी सप्लाई को कम किया जाए। मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आपको टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है मनी सप्लाई जो है उसको कम करना पड़ेगा। ओके, तब जा कर के आप इन्फ्लेशन से लड़ पाओगे। तो ये इन्फ्लेशन होता है। ओके, ये बेसिक फैक्ट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एयर ट्रेवलर्स को लेकर के मास्क जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में कोविड के कुछ केसेस हमारे सदर्न पार्ट में, स्पेसिफिक महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर केसेस जो हैं वो दोबारा से हाइक देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ईरान के मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया ने जो एक्शन लिया है, एक्शन किस चीज़ को लेकर के? अभी बेसिक प्रॉब्लम आप सभी को पता होगी कि बीजेपी के 2 स्पोक पर्सन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से वेस्ट एशिया, स्पेसिफिक OIC ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। स्पेसिफिक इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं उनके लिए उन्होंने बात बोली कि आप इंडिया जो है वो ओपनली हम सब से इस बात को लेकर के कि जो भी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आए हैं उन स्टेटमेंट को हम दोबारा से नलीफाई करते हैं और हम हर कंट्री की, हर रिलीजन की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ईरान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर है। उन्होंने बात बोली कि इंडिया और ईरान के जो कल्चरल लिंक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा उन्होंने रखा कि इंडिया का जो भी प्रोसीजर रहा उन स्टेटमेंट के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो कंट्रीज़, स्पेसिफिक ईरान की उन्होंने बात की कि ईरान इस बात से हैप्पी है कि आपने अपने स्टेटमेंट को वापस ले और जो भी प्रोसीजर कंप्लीट किया जाना था उसको भी आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की, इसमें बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसको UN में और यूरोपियन यूनियन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेजेंट टाइम में 57 मेंबर कंट्रीज जो हैं इसमें हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन को, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के रूप में आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हो। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका इंडिया मेंबर है या नहीं है ये आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। तो OIC का इंडिया मेंबर है या नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस एंड नो में। ओके, इस बार UPSC प्रीलिम्स में इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था। डायरेक्टली क्या पूछ लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, उससे 2-3 रिलेटेड फैक्ट्स दे दिए जाते थे और फिर पूछ लिया जाता था कि इनमें से कौन से करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। लेकिन इस बार 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नेम दे दिए गए, पूछ लिया गया कि इसमें इंडिया किस किस का पार्ट है। तो इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया के साथ में जो भी न्यूज़ आए उसको इंडिया से उसका क्या रिलेशन है, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पोर्ट्स को लेकर के। यहाँ देखिए मिताली राज, आप सभी जानते होंगे, हमारे इंडिया की विमेन टीम जो है, विमेन क्रिकेट टीम, उसकी कैप्टन है वो वनडे में और टेस्ट टीम में। उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर के अनाउंस कर दिया है। अगर उनके गेमिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो तीनों फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में और टेस्ट में उन्होंने
10,868 रन जो हैं वो बनाए हैं। 23 इयर्स का उनका कैरियर रहा। उन्होंने 232 वनडे गेम जो हैं वो खेले, जिसमें 7,805 रन्स उन्होंने बनाए। 89 T20 उन्होंने खेले, जिसमें 2,364 रन बनाए, और 12 टेस्ट उन्होंने खेले, जिसमें 699 रन्स उन्होंने बनाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है जुडिशरी के थ्रू कि नीट पीजी की जो सीट्स हैं वो लगभग 1400 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रही हैं 2021-22 सेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप अपनी बात रखिए, भई आपने मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है उसके थ्रू ये जो सीट्स हैं इनको वैकेंट क्यों रखा गया, और इसके लिए आप अपना आंसर दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑल इंडिया कोटा जो है उसके थ्रू ये जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब और स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाई जा सकती थी और उसके थ्रू जो सीट्स हैं उनको फिल किया जा सकता था। नीट पीजी 2021 के लिए जो डॉक्टर्स जिन्होंने फाइल किया है उन्होंने पिटीशन डाली है कि इस तरीके से वैकेंट सीट रहने से, अगर वैकेंट सीट रह रही हैं तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की जो एक कमी है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है ऑल इंडिया कोटा। ये जो टर्म है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा जो है, ऑल इंडिया कोटा जो है 1986 में ये जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था, और स्टार्ट करने का जो पॉइंट है वो इस तरीके से रखा गया कि पूरे इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर स्टूडेंट जाकर के स्टडी कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट किसी स्टेट से बिलोंग करता है सिर्फ उस स्टेट तक ही वो रिलेट ना रह पाए, ऑल इंडिया में कहीं पर भी मेडिकल की पीजी के लिए सीट वैकेंट है वहाँ पर जाकर के वो स्टडी कर पाए। इसके लिए 1986 में ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम को लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टूडेंट्स को मिले और वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ टाइम पहले ही ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। इससे पहले एससी और एसटी को ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन दे दिया गया था 2006-07 के टाइम में, एससी और एसटी को, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी कुछ टाइम पहले ही दिया गया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता ही होगा। आपको ईडब्ल्यूएस जो है वो रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी जो है वो कोई कास्ट नहीं है, ओबीसी एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं। ओके, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट किया जाता है ओबीसी टर्म को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इनके अपग्रेडेशन के लिए हमारे प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 340 के अंडर कि वो टाइम टू टाइम एक कमेटी, एक ऐसा जो है वो कमीशन बनाते रहें जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अपग्रेडेशन के लिए काम करते रहें। टाइम टू टाइम इस तरीके के कमीशन बनाए भी गए। सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन 1953 में, उसके बाद में बीपी मंडल कमीशन 1979 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में जी रोहिणी जो कमीशन है वो ओबीसी कैटेगरी के सब कैटेगराइजेशन के लिए काम कर रहा है। सब कैटेगराइजेशन क्या है कि ओबीसी में बहुत सारी कास्ट हैं, लेकिन कुछ कास्ट को रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है लेकिन कुछ कास्ट को नहीं मिला है। तो जी रोहिणी कमीशन ने एक बात बोली है कि आप क्या कर सकते हो, जो कास्ट है इसमें आप सभी को पता है कि ओबीसी में 27% रिजर्वेशन है। स्टार्टिंग में जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था वो जॉब के लिए मिला था, लेकिन 2007-08 में फिर इसको हायर एजुकेशन के लिए भी ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। अब जी रोहिणी कमीशन ने ये बोला है कि कुछ कास्ट ने बेनिफिट ज़्यादा ले लिया, कुछ को बिल्कुल कम मिला है। तो आप क्या कर सकते हो, 27% जो रिजर्वेशन है उसको आप बांट सकते हो, जो 2%, 6%, 9% एंड 10%। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो ताकि जिन्होंने ज़्यादा फायदा लिया उनको 2% की कैटेगरी में रखो और जिनको बिल्कुल कम रिजर्वेशन मिला है उनको 10% की कैटेगरी में रखो। इस तरीके से ओबीसी का आप डिवीज़न करो और तब जा कर के वो सारी कास्ट जो ओबीसी में इंक्लूड हैं उन सभी का अपग्रेडेशन हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है पेज नंबर 4 पर, और इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो काउंसिल पोल हैं
उनके लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेट्स, शिवसेना ने, कांग्रेस ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम रिक्रूट कर दिए हैं। यहाँ पर बात आई है काउंसिल की। ओके, तो काउंसिल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के 6 स्टेट में काउंसिल है। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था, ओके, वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसको डिवाइड करके किस में चेंज कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है यूटी में। अब 6 स्टेट में काउंसिल है और कुछ प्रेजेंट टाइम में कुछ स्टेट जिसमें वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, ये भी अपनी तरफ से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में भी काउंसिल बनाया जाए। काउंसिल बनाने का प्रोसीजर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 जो है उसमें डिसाइड कर रखा है या उसमें प्रोसीजर के बारे में बता रखा है कि कोई भी स्टेट जिसको अपने यहाँ पर काउंसिल का फॉर्मेशन करना है या उसको डिमोलिशन करना है, ओके, तो उसको सबसे पहले अपने स्टेट में वो टू थर्ड मेजोरिटी के साथ में उसको पास करेगा उस बिल को। उसके बाद में उसको भेजा जाएगा पार्लियामेंट के पास में, और पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजोरिटी से अगर इसको पास कर दे तो फिर उस स्टेट में जो काउंसिल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसीजर है काउंसिल का। काउंसिल के लिए जो सीट्स की संख्या है उसके बारे में बता रखा है कि मिनिमम जो है वो 40 सीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है जितनी भी संख्या है, मान लो किसी स्टेट में 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसका 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती है काउंसिल में। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं काउंसिल को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी पेज पर जो आर्टिकल है उसमें देखो, वेस्ट बंगाल के जो स्पीकर हैं, वहाँ की असेंबली के स्पीकर, उन्होंने बीजेपी ने एक पिटीशन डाली थी मुकुल रॉय को लेकर के कि इसको डिसक्वालीफाइड किया जाए। तो वेस्ट बंगाल के जो स्पीकर हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी है बीजेपी की इस पिटीशन को। डिसक्वालिफिकेशन क्यों किया जाए? क्योंकि मुकुल रॉय जो है उन्होंने बीजेपी की जो सीट जो है, बीजेपी की जो टिकट जो है उसके ऊपर उन्होंने कंटेस्ट किया और उसके बाद में उन्होंने तृणमूल को ज्वाइन कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है वो आता है 10th शेड्यूल के अंडर। 10th शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को इंसर्ट किया गया था कुछ टाइम पहले जब हमारे इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की, तो उसके बाद में जो लीडर्स हैं उसमें ये देखा गया कि वो अपने बेनिफिट के लिए कभी भी किसी भी पार्टी में चले जाते, कभी किसी भी पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इस प्रोसीजर को इस्टेब्लिश किया गया था और 10th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। ओके, अब इसमें ये डिसाइड किया गया कि देखो, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन जो किसी भी सीट से लड़ रहा है लेकिन वो किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं करता है, तो अगर वो जीत जाता है उस सीट से और उसके बाद में किसी अदर पार्टी को वो ज्वाइन करता है, तो फिर यहाँ पर उसकी जो भी उसकी वो जीत करके आए हैं उस सीट से, वो नलीफाई कर दिया जाएगा। ओके, मतलब उसके इलेक्शन को नलीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉमिनेटेड पर्सन अगर कोई है तो नॉमिनेटेड पर्सन को 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। 6 महीने के बाद में वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। और अगर कोई पर्सन किसी पार्टी से ज्वाइन होकर के आया है, किसी पार्टी की टिकट से जीत करके आया है और उसके बाद में जीतने के बाद में वो किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी भी जो उसके इलेक्शन है उसको नलीफाई कर दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो वर्क करता है। और असेंबली का जो हेड होता है, मीन्स स्पीकर जो होता है, उसके पास में पावर होती है कि वो इसके ऊपर डिसीजन लेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के पावर किसके पास है? असेंबली के स्पीकर के पास में। तो यहाँ पर बीजेपी ने पिटीशन डाली कि भाई वो जीते तो बीजेपी की टिकट से, फिर उन्होंने तृणमूल ज्वाइन कर ली। अब देखो, जो भी स्पीकर का रिजल्ट आया उसको आप जुडिशियल रिव्यू के लिए लेकर के जा सकते हो। ओके, इसमें जो टाइम ओरिजिनल अगर हम बात करें तो इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये बात बोली थी कि 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स में जो स्पीकर है वो इस पर डिसीजन ले। अगर इस तरीके की पिटीशन उनके पास फाइल होती है तो 3 मंथ्स में वो डिसीजन ले कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर अप्लाई है या फिर नहीं है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। हाँ, इसमें कुछ लूप होल हैं। लूप होल ये है कि अगर मान लो किसी पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट जीत करके आए, अब जितने कैंडिडेट जीत करके आए अगर उसमें 2/3 जो हैं मेजोरिटी में उस पार्टी को छोड़ करके लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें, तो उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है।
ओके। और इस तरीके की आपने चीज़ें देखी भी होंगी। सिक्किम में हमने देखा 2019-20 के टाइम में, फिर हमने एमपी में ये सारी चीज़ें देखी। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बनती और बिगड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट आर्टिकल है इन्फ्लेशन को लेकर के, कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। इसको लेकर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस बता रखा है अभी प्रेजेंट टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, जो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कल हमने फूड सेफ्टी इंडेक्स को लेकर के देखा था। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन्होंने जो फूड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर को इन्हेंस करने की जो कोशिश की है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। आप सभी को पता है कि लार्ज स्टेट में तमिलनाडु ने रैंक 1 हासिल की है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो उसमें तमिलनाडु ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 2 एडिशन से वो नीचे रैंक पर आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इवेल्युएट किया टाइम के साथ में और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इसमें फूड को लेकर के एक अवेयरनेस, फूड्स को लेकर के जो एक बेसिक न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए उन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि फूड को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। ओके, ये जो इंडेक्स है वो आप सभी को पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 2018-19 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। और वर्ल्ड फूड डे 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है और इसको फिर क्या किया गया, रिलीज किया गया। फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिक उनके साइज के बेसिस पर ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, इन सभी को ध्यान में रख करके हर स्टेट ने अपने अपने डाटा रखे, उन सभी को FSSAI ने व्यू किया और उसके बेसिस पर ये जो इंडेक्स है उसको पब्लिश किया। ये एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहा है स्टेट को कि वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा को किस तरीके से इम्प्रूव करे कोई भी स्टेट, जिस तरीके से तमिलनाडु ने किया है और वेल परफॉर्मेंस करते हुए अपनी फर्स्ट रैंक गेन की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिकेट को लेकर के ही कुछ डाटा दे रखे हैं और इसमें यहाँ देखिए 10,000 रन जो है वो किसने कितनी इनिंग्स में बनाए हैं उसी को लेकर के एक नया मेंबर उस ग्राफ में या फिर उस सीरीज में इंक्लूड होने वाला है, और ये है जॉय रूट जो 14 नंबर के बैट्समैन बनेंगे जिन्होंने 10,000 रन जो हैं कैरियर टेस्ट रन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, इसमें बताया गया है कि देखो हर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में बता रखा है कि किसने कितनी सीरीज़ में किसने कितनी इनिंग्स में जो है वो अपने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। तो सबसे पहले ब्रायन लारा जिन्होंने 195 सीट में, और हमारे इंडिया से आते हैं सचिन तेंदुलकर 196 इनिंग्स में उन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए थे। ये आ रही है उनकी स्ट्राइक रेट, इसमें सचिन तेंदुलकर की जो स्ट्राइक रेट है वो 57.58 है और जो रूट जो नए मेंबर शामिल होंगे उनकी स्ट्राइक रेट है 49.57 और सबसे अच्छी है एलिस्टर कुक भी कहाँ से है, इंग्लैंड से है, 46.49%। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या फ्यूचर है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने डिक्लेयर किया गया कि उनके स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी जो है वो काम करेगी। ओके, तो देखो अब उसमें तो वो क्या डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से उसके पॉपुलेशन के जो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है उनको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बताया हुआ है। तो हमारी जो DPSP है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके जो आर्टिकल 44 जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बताया हुआ है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डायरेक्टली कोई भी टर्म जो है उसको लेकर के पूछ लेंगे कि क्या बताया हुआ है क्या इसकी टर्म के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर बताया गया है कि IPEF एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। अभी क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग हुई जिसमें इंडो पैसिफिक और एशिया वाला जो रीजन है इसको स्पेसिफिक फोकस करते हुए US ने ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया है।
अब इस आर्टिकल में सबसे पहले शुरुआत तो इस तरीके से की गई है कि देखो जैसे ही मीटिंग हो रही थी नॉर्थ कोरिया ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएसए में जो गन इशू जो है उसको लेकर के दोबारा से इशू देखने को मिला। वहाँ की जो एलिमेंट्री स्कूल है टेक्सास में, उसमें 21 लोगों की जान चली गई। ओके, जिसको लेकर के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में रेगुलर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में इस तरीके का बिल पास हो ताकि रेगुलेट इस इशू को किया जा सके। जापान जो है, जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि चाइना और रशिया के फाइटर जेट जो हैं वो रेगुलर सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी वाला जो रीजन है वहाँ पर अपनी जॉइंट फ्लाइट रेगुलर कर रहे हैं। तो ये कुछ इशू देखने को मिले जिससे ये पता चलता है कि आपने जो नया पॉइंट, एक नया ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये फ्रेमवर्क जो है वो प्रेजेंट टाइम में ट्रेड एंड टैरिफ दो इशू जो हैं उनको अच्छे से एड्रेस नहीं करता है। ओके, अब ये IPEF जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखो ये IPEF जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारे इश्यूज में आप देखिए कि वहाँ पर चाइना का डोमिनेंस है। ताइवान को लेकर के US ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे अगर चाइना उनके ऊपर अटैक करता है तो। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के कन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के चाइना यहाँ पर अपना जो है स्पेसिफिक साउथ चाइना सी में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी, और एक आइलैंड है वहाँ पर स्प्रेटली आइलैंड, जिसको लेकर के ताइवान और चाइना दोनों क्लेम करते हैं। बात आती है सेनकाकू आइलैंड्स की, ईस्ट चाइना सी की, ईस्ट जापान सी की, इन सभी के ऊपर भी चाइना अपना क्लेम करता है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें इश्यूज को सॉल्व करने हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें और लिबरल बनाना होगा, तभी जाकर के यहाँ के जो ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड जब इश्यूज सॉल्व होंगे तभी यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। हर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो देखो इस आर्टिकल में ये जो 10th नंबर पर जो टेक्स्ट पेज आता है उसमें बता रखा है, एक सेकेंड, कि जो यूक्रेन जो है और रशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें ग्रेन्स की तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में रशिया ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जो हैं वो पूरे वर्ल्ड को जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रोडक्ट्स की कमी आ रही है वो हम सप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खुद का ग्रेन जो है वो सप्लाई करेंगे, यूक्रेन का ग्रेन सप्लाई करेंगे, या फिर किस तरीके से इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन के साथ में जो इश्यूज हैं इसको लेकर के जो यूक्रेन है उन्होंने अपनी बात रखी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो कमी आ रही है उस कमी आने का एक मेन रीज़न ये है कि जो रशिया है उन्होंने ब्लैक सी में जो भी पोर्ट हैं यूक्रेन के उन सभी को क्या कर दिया है, एक तरीके से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। और रशिया ने अपनी बात ये रखी है कि पूरे वर्ल्ड लेवल में जो भी प्राइजेस हाइक हो रहे हैं उसका मेन रीज़न ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर उसकी वजह से ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, ये कुछ बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वीट जो है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 35% जो है 35% पॉपुलेशन जो है वो स्टेपल फूड के रूप में इसको कंज्यूम करती है। ओके, 50 कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं वीट इंपोर्ट को लेकर के। ओके, मोर देन 30% इंपोर्ट किया जाता है। ये FAO UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात रखी है। यदि अजरबैजान और जॉर्जिया जो है सोर्स मोर देन 80%, मतलब 80% से भी ज़्यादा ये कंट्री जो हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। टर्की, इजिप्ट, बांग्लादेश, लेबनान जो है वो 60% से ज़्यादा इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। यूक्रेन जो है वो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कॉर्न का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, और पूरे वर्ल्ड में 16% जो है एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। यूक्रेन जो है वो 46% पूरे वर्ल्ड में जितना भी सनफ्लावर सीड और सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन होता है इसका 46% जो है वो यूक्रेन प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन कंट्री है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको लेकर के पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्टली आपको पूछ लेंगे कि जो सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है, तो यूक्रेन है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर।
और पेज नंबर 12 पर जो है वो एमएसपी को लेकर के बताया गया है कि नेक्स्ट जो हमारे आप सभी को पता है रबी और खरीफ जो है क्रॉप होती हैं। खरीफ जो है वो अभी जुलाई से अक्टूबर तक होएगी और रबी जो है वो नवंबर से मार्च तक होएगी। ओके, खरीफ को आप इस तरीके से समझो कि खरीफ जो है वो 3 वर्ड्स का प्ले है और इसमें बाजरा स्पेसिफिक उगाया जाता है और रबी में गेहूं उगाया जाता है, तो 2 वर्ड से मिलकर के वो बना हुआ है, 2 जो है फैब्रिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एमएसपी की बात की गई है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो रेट होती है जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से क्रॉप्स को परचेज करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिसीजन कौन लेता है, तो वो लेता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज मीन्स CACP। CACP रिकमेंडेशन देता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। CACP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से अटैच्ड ऑफिस है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खीर भवानी टेम्पल में कश्मीर वैली से 18,000 पंडित ने यहाँ पर विजिट किया, तो इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात आई है कि ये इस तरीके की जो विजिट हैं वो हमारे कंट्री में जो भी सोशल हार्मनी जो है उसको इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और इस आर्टिकल पर सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बॉडी है उन्होंने कोल के यूज़ को बैन कर दिया है कि आप कोल के यूज़ को नहीं रखोगे। इंडिया और वियतनाम ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन किया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के एरिया को यूज़ करेंगे, एक दूसरे के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनका यूज़ करेंगे और उसके थ्रू अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतरीन करेंगे। वियतनाम का जो मैप है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ देखिए, ये जो वियतनाम जो है वो कंट्री है, साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर बिल्कुल अपनी बॉर्डर शेयर करता है वियतनाम, और ये इंडिया है। तो इन दोनों ने अपने एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए हैं। ओके, जब भी किसी नाम को, नए नाम को आप सुनो तो उसका मैप जरूर देखा करो, इससे आपकी बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसमें 180 कंट्रीज़ को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी नीचे रखी गई है। ओके, तो इसको लेकर के इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया गया है और ये येल और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। तो इसमें बताया गया है कि हर कंट्री ने एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए कोशिश की है, लेकिन इंडिया की तरफ से इस तरीके की कोई ट्राई नहीं किया जा रहा है, जिसलिए इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी लो आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर चाइना ने एक बात बोली है कि श्रीलंका को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो है वो अगर चाइना के साथ मिल करके करे तो हम एशिया वाले रीजन में श्रीलंका को स्टेबल अच्छे से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो रशिया जो है उन्होंने बोला है कि हम ग्रेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उन सभी को ओपन करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।